हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले हम देखेंगे इसका फिजिकल ओरिजिन। फिजिकल ओरिजिन मतलब कि क्या समझते हैं हम इफेक्टिव मास से और आता कैसे है। तो देखो, आप इस चीज को समझने के लिए समझ लिए कि मान लीजिए आपके पास कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? माइनस ई टाइम्स ई, ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा। और हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से जानते हैं कि ये कितना होता है, एम ए। तो एम ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई, और यहाँ से एम की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस ई अपॉन ए। सो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर ये ऊपर आपने क्या लिया है, ये वो फोर्स है जो आपने अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। और ए क्या है, इसका एक्सेलरेशन है, जो इसके पास एक्सेलरेशन आया है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर है ना, ये तो बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो इसका मास आपने कैसे लिखा, इसके ऊपर इतना फोर्स लगा। लेकिन मान लीजिए आप अंदर यहाँ पर क्रिस्टल ले रहे हैं और क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। हालांकि क्रिस्टल के अंदर ये फ्री है, लेकिन क्रिस्टल के अंदर इसको जो जो भी लेटिस आयन है वो इसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस पर जो इसको फोर्स महसूस होता है वो पूरा माइनस ई इंटू ई नहीं होता है। कारण, क्योंकि दूसरे पॉजिटिव आयन जो क्रिस्टल के अंदर हैं, वो पॉजिटिव आयन भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। तो आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई, और आप ये चाहोगे कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया है तो इस इलेक्ट्रॉन को इतना फोर्स महसूस होना चाहिए। पर ये इलेक्ट्रॉन ये सोचेगा कि एक तो मुझ पर बाहर से भी फोर्स लग रहा है, एक मुझ पर अंदर से भी फोर्स लग रहा है, तो मुझे दोनों का मिला के जो रिजल्टेंट आ रहा है वो फोर्स महसूस हो रहा है। और अगर इसको वो फोर्स महसूस होगा तो क्या इसके मास का फॉर्मूला माइनस ई अपॉन ए लिखना सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है वो बदल जाएगा। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स बदल गया तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, बदल जाएगा। सो उस कंडीशन में जब ये क्रिस्टल के अंदर होता है, तब इस पे लगने वाला फोर्स और इसका जो रियल एक्सेलरेशन होता है, उन दोनों का जो रेशियो हम निकालते हैं वो इसका इफेक्टिव मास होता है। ओके। इस समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक्सेलरेशन से डिवाइड करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई न्यूक्लियस है ना, और उसके अंदर सबसे पहले 1s का इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद 2s का आता है, उसके बाद 2p का आता है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया E। अब ये 1s वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस से इतना स्ट्रांगली बंधा हुआ होता है, इतना पावरफुल दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है कि ये हिलता ही नहीं है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो तो इसको फोर्स भी लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है? माइनस ई इंटू ई। और डिवाइड क्या करना है? एक्सेलरेशन से। लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0, क्योंकि ये तो हिल ही नहीं रहा। तो जब आप 0 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इन्फिनिटी आ रही है। और क्या इलेक्ट्रॉन का मास इन्फिनिटी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस रेशो को नया नाम देना पड़ेगा, और वो नाम ऐसा देंगे कि उसकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो। मास की तो वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? इफेक्टिव मास। और इफेक्टिव मास की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये इन्फिनिटी भी हो सकता है। जबकि जो रियल मास होता है वो आपके पास पॉजिटिव ही हो सकता है। बाकी ना तो वो नेगेटिव हो सकता है, ना वो इन्फिनिटी हो सकता है, ना ही वो 0 हो सकता है। 0 भी होगा अगर फोटोन हम लेते हैं तो उस कंडीशन में उसका भी मूविंग मास कुछ ना कुछ आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास मास क्या होता है? इफेक्टिव होता है। तो मान लीजिए कि हमने किसी इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई। ओके। और उसके ऊपर जो फोर्स उसको महसूस हो रहा है वो कितना है? माइनस ई इंटू ई प्लस F1। अब आप समझ सकते हैं कि ये मैंने F1 क्यों लिखा है। ये जो क्रिस्टल के आयंस है यहाँ पे, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है Ma। अब इसको हम लिखते हैं Ma, ये हो जाएगा माइनस ई इंटू ई प्लस, अब ये है तो फोर्स ही, तो फोर्स की वजह से जब सपोज हम इसका नाम ले लेते हैं M1 इंटू ए। M1 इंटू ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में ए ले लिया, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ए ले लिया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन के पास एक ही टाइम पे दो एक्सेलरेशन नहीं हो सकते, इसलिए हमने यहाँ पर भी ए लिया है। ओके। बट एफ और F1 की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए, इसलिए दोनों में से एक फैक्टर तो डिफरेंट होना चाहिए, या तो मास हो जाए या फिर एक्सेलरेशन हो जाए। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो देखो हमें मिलेगा M माइनस M1 ए इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। ओके। यहाँ से हम इस टर्म को लिखते हैं m स्टार, और m स्टार की वैल्यू आती है आपके पास माइनस ई अपॉन ए। तो अब आपके पास देखो,
ये जो m स्टार है, इस m स्टार को हम बोलते हैं इफेक्टिव मास, प्रभावी द्रव्यमान बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। इफेक्टिव मास आपके पास आ गया। सो ये आपके पास पता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा? केस 1 देखो, अगर m की वैल्यू जो है वो m1 से ज्यादा हो जाती है तो आपके पास इफेक्टिव मास आएगा पॉजिटिव, ओके। अगर m की वैल्यू आपके पास m1 से कम आ जाती है तो m स्टार आपके पास आएगा नेगेटिव, और अगर आपके पास m और m1 की वैल्यू बराबर आ जाती है तो आपके पास इफेक्टिव मास हो जाएगा 0। तो ये आपके पास था इफेक्टिव मास कहाँ से जनरेट होता है, इसका फिजिकल ओरिजिन क्या है, ओके। अब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ओके। हम इस m इफेक्टिव मास का फॉर्मूला डिराइव करते हैं 1D क्रिस्टल के लिए, एक विमीय जालक के लिए। सो 1D क्रिस्टल के लिए अगर हम इफेक्टिव मास का फॉर्मूला देखें तो हमने वेलोसिटी देखा है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आपके पास कितना आया था, DE अपॉन डी के आया था, ओके। ये वेलोसिटी की वैल्यू मिली थी। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि DE बाई dt हमारे पास कितना होता है, F इंटू वी, एनर्जी अब्जॉर्प्शन की रेट जो होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, और ये मैंने आपको बताया था। इस DE बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, DE अपॉन डी के, और यहाँ पे डी के अपॉन डी टी, ये भी मैंने आपको बता दिया था, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से DE बाई dt की वैल्यू कितनी आ रही है, DE बाई dk की वैल्यू आ रही है h क्रॉस v, और ये वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, क्योंकि DE बाई dk की वैल्यू है तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा h क्रॉस v, यहाँ आ जाएगा dk बाई dt, और ये आ जाएगा आपके पास FV। सो v से v कैंसिल आउट हो जाता है और आपके पास f की वैल्यू कितनी आ रही है, h क्रॉस dk बाई dt, ये वैल्यू आ जाती है। अब इस चीज को छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 1 देके। नाउ वापस से अब वेलोसिटी पे आते हैं, इसी वेलोसिटी का वापस से क्या करो, ये अगर v है तो टाइम के साथ इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो dv बाई dt मिलेगा, दोनों साइड में करते हैं। और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, d बाई dt करना है, किसका करना है, de अपॉन dk का। दिख रहा है आपको, v की जगह ले लिया मैंने dv बाई dt, इधर 1 बाई एच क्रॉस, ये 1 बाई एच क्रॉस, और हमें दोनों साइड में अवकलन करना था तो हमने दोनों साइड में कर दिया, d बाई dt लगा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास dv बाई dt रहने दो, राइट हैंड साइड में फिर से क्या करना है आपको, इस dt को हमें dk में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ dk लगा देते हैं और ऊपर भी dk लगा देंगे। तो देखो एक बार, ये d बाई dt था, इसे हम k कर देते हैं, ये वाला टर्म एज इट इज रखेंगे, और ये dk बाई dt। तो देखो बेसिकली d बाई डी टी था, हमने d बाई डी टी को हमने किससे रिप्लेस किया है, d बाई डी के और dk बाई डी टी। तो वापस k से k कैंसिल आउट होके कितना आ रहा है, d बाई डी टी आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ ब्रैकेट में आपके पास क्या था, de बाई डी के था, ओके। सो अब हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 1 बाई एच क्रॉस एज इट इज छोड़ दो, d बाई डी के छोड़ दो, और हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, de बाई डी के जो है उसको भी रहने दो, ये de बाई डी के को भी रहने दो, dk बाई dt। अब dk बाई dt इक्वेशन नंबर 1 से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में ये रहा आपका dk बाई dt, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, f अपॉन एच क्रॉस। यहाँ से dk बाई dt की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, f अपॉन एच क्रॉस। ये f अपॉन एच क्रॉस उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं इस dk बाई dt की जगह, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, f अपॉन एच क्रॉस आ जाएगा, ओके। अब देखो 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर मिल जाएगा हमें, और ये क्या है आपके पास, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, और ऊपर भी 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, d2e अपॉन डी के स्क्वायर, ओके। साथ में आ रहा है आपका f, और इधर वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफ्रेंसिएशन क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, a की वैल्यू होती है। सो a इज इक्वल्स टू आपके पास, अब ये देखो f को ऊपर रहने दो, है ना, f को ऊपर रहने देते हैं, और आपके पास यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, हम नीचे लेके आना है मुझे, तो नीचे एच स्क्वायर तो पहले से ही नीचे है, और ये वैसे ऊपर है, इसको हम क्या करते हैं, इसके भी नीचे ले आते हैं, d2e अपॉन डी के स्क्वायर। ऐसे आप ला सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि सपोज f अपॉन आपके पास है y बाई एक्स, तो ये x कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाता है एफ एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पर यही किया है, y की जगह क्या आपका एच क्रॉस स्क्वायर है जो कि नीचे था, f की जगह f है, और ये जो नीचे x था इसको उठा के आप ऊपर लेके गए, तो ये x की जगह हमने क्या लिखा है, d2e अपॉन डी के स्क्वायर।
अब हम जानते हैं कि ए की सो यहाँ से इस ये जो पूरा टर्म है वो हमारे पास हमने शुरू में ही देख लिया था कि एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आया था। यहाँ ऊपर फोर्स था और नीचे आता है आपके पास मास, है ना। और हम मास की जगह क्या ले रहे हैं, इफेक्टिव मास, क्योंकि ए तो तभी तभी तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम स्टार ए हो जाएगा। ऊपर हमने देख लिया था ये फॉर्मूला इफेक्टिव मास का। ये देखो एम स्टार का फॉर्मूला ये था एफ, है ना। तो एफ अपॉन ए क्या होता है, एम स्टार होता है। तो आपके पास एफ अपॉन ए को नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, एफ स्टार। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये टर्म ए है, ये टर्म फोर्स है, तो ये सारा का सारा जो टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, एम स्टार का। तो यही इफेक्टिव मास का फॉर्मूला होता है। सो इफेक्टिव मास का फॉर्मूला आ गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या आता है, इफेक्टिव मास का फॉर्मूला आता है। चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, तो उसको वेरीफाई करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। सो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास एनर्जी होती है एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, तो यहाँ से हम एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं डी ई बाई डी के। तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m तो कांस्टेंट है, के स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा आपके पास, 2k हो जाएगा। तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है और ये कितना मिल रहा है, एच स्क्वायर के अपॉन एम मिल रहा है। देन दोबारा एक बार और अवकलन कर दो, डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर, के रेस्पेक्ट में एक बार और अवकलन करेंगे तो के का 1 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एम। एम स्टार का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला है, एच स्क्वायर अपॉन डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू कितनी मिली है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम। ये इससे कैंसिल आउट, ये एम ऊपर चला जाएगा और ये देखो एम आ गया। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका इफेक्टिव मास और उसका रियल मास जो होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई क्रिस्टल की वजह से फोर्स नहीं लग रहा है। उसके ऊपर जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो सारा का सारा फोर्स सिर्फ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होगा, इसलिए उसका इफेक्टिव मास जो है उसके एक्चुअल मास के बराबर ही आएगा। ओके, ये हमने 1D में देखा। अगर हम 3D में बात करें, देखो इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास की अगर हम 3D में बात करें तो आप जब भी आपको 3D में डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये 1D का एग्जाम में डेरिवेशन लिख के आइएगा। और उसके बाद आपके पास एम स्टार की जो वैल्यू आई थी वो हमें कितनी मिली थी, वो हमें मिली थी एच स्क्वायर डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर, ये हमें मिला था। यहाँ से अगर आप उल्टा कर दो इसको, 1 अपॉन एम स्टार की वैल्यू निकालो तो कितना मिलेगा, 1/h क्रॉस, और ये आपके पास आ जाएगा डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर। ओके, 1 अपॉन एम स्टार की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो जब अपन 3D में बात करते हैं तो आपके पास एनर्जी जो है, ऊपर एनर्जी का डिफरेंशिएशन हो रहा है। एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। और नीचे जो हो रहा है आपके पास के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अभी जो के है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, के एक्स, के वाई और के जेड। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन एम स्टार जो है 1 अपॉन एच क्रॉस सॉरी एच क्रॉस स्क्वायर। और ये जो टर्म होता है ये आपके पास क्या है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है एनर्जी का, लेकिन डी बाई डी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो नॉर्मल जो डेल ऑपरेटर होता है उसे हम क्या लेते हैं, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई और के कैप डेल बाय डेल जेड। सिमिलरली अगर आपके पास नीचे के लगा हुआ, ये मैंने पहले ही बताया है, तो डेल बाय डेल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल के एक्स, यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन डेल के वाई और यहाँ आ जाएगा डेल अपॉन डेल के जेड। ओके, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे 2 बार हो रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑपरेटर 2 बार लगा है, तो 2 बार लगा होने का वजह से हम इसे लिख सकते हैं डेल टू के और ई। ये आपके पास 3D में इफेक्टिव मास है, ध्यान रखना ये 3D में है। लेकिन नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, जब इसको ओपन करते हैं तो हम लिख देते हैं डेल टू, हम इमेजिन कर सकते हैं कि डेल टू अपॉन डेल के एक्स स्क्वायर, डेल टू अपॉन डेल के वाई स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं करना है। जब इसको अपन एक्सपांड करते हैं सो आपके पास बेसिकली यहाँ पर ये टर्म क्या है, 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ आपके पास है डेल के डॉट डेल के ई। सो बेसिकली स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसको भी अगर आप ओपन करें तो देखो आपको क्या मिलेगा, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आई कैप डेल बाय डेल के एक्स, जे कैप डेल बाय डेल के वाई एंड के कैप डेल बाय डेल के जेड। और यहाँ पे भी आपको यहीं पर 3 टर्म मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो एम स्टार है इसके जो आपके पास कंपोनेंट होते हैं वो
3 कंपोनेंट आपके पास मिलते हैं यहाँ पे। तो 3 कंपोनेंट का मतलब देखो, इसको मैट्रिक्स में लिखा जाता है नॉर्मली। ये जो डेल के स्क्वायर ई है, इसको ओपन करते हैं तो इसके आपके पास 9 कंपोनेंट मिलते हैं। 9 क्यों मिलेंगे? के एक्स वाला आपके पास तीनों से अप्लाई होगा, फिर के टू वाला आपके पास तीनों से अप्लाई होगा, के वाई वाला। तो ये देखो कैसे मिलेगा आपको, एम स्टार यहाँ पे आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर, और ये आपको देखो सबसे पहला टर्म मिलेगा आपको डेल टू ई अपॉन डेल के एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपके पास देखो के एक्स एज इट इज रहेगा और यहाँ पे के वाई आ जाएगा, और फिर आपको मिलेगा के एक्स के साथ ही के जेड आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड में आपके पास के वाई के साथ सबसे पहले आएगा के एक्स, और फिर के वाई के साथ के वाई आएगा तो दोनों स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा के वाई के साथ के जेड आ जाएगा। यहाँ पे आपके साथ मिलेगा डेल के जेड एंड डेल के एक्स, और डेल टू ई अपॉन डेल के जेड के साथ डेल के वाई, और ये आपके पास आ जाएगा डेल के जेड के साथ स्क्वायर, क्योंकि तीनों आ जाएगा। सो ये बेसिकली जो इफेक्टिव मास होता है वो आपके पास वेक्टर नहीं होता है एक्चुअल में, अगर हम ये समझें तो। इसीलिए आप इसको वेक्टर मत समझिए। अगर आप यहाँ पे इस तरह से समझेंगे कि डेल के ऑपरेटर जो है उसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन होके आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए जे कैप के साथ, वो चीज वेक्टर में होती है। वो चीज हम क्या करते हैं, वेक्टर में करते हैं। अब आपने टेंसर अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि टेंसर में 3 से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। वेक्टर में आपके पास 3 से ज्यादा कंपोनेंट नहीं होते हैं, लेकिन टेंसर में हो सकते हैं। तो जो इफेक्टिव मास होता है वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि ई का करेंगे तो सबसे पहले के एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर के एक्स के वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, और के एक्स क्योंकि 2 बार है ना हमारे पास, डेल के ऑपरेटर कितना है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें आपके पास के एक्स वाला टर्म आएगा, और इसमें आपके पास के एक्स के वाई तो ये जो के एक्स है वो तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये 3 टर्म मिल जाएंगे। फिर इसका जो के वाई वाला टर्म होगा, इसका के वाई वाला टर्म इसके के एक्स के वाई के जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फिर आपके पास 3 टर्म मिल जाएंगे। फिर इसका जो के जेड वाला मल्टीप्लाई होगा इसके तीनों के साथ, तो आपके पास यहाँ पे 3 टर्म आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो टोटल आपको 9 कंपोनेंट मिलेंगे। अब किसी वेक्टर प्रोडक्ट में हमें 9 कंपोनेंट तो नहीं मिल सकते, तो इस वजह से ये क्या है, टेंसर कंपोनेंट है। तो इसलिए जो जनरल वैल्यू लिखी जाती है एम स्टार की, वो इस तरह से लिखी जाती है 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू ई अपॉन डेल के आई और डेल के जे, जहां पर आई और जे की वैल्यू दोनों की ही 1 2 3 तक जा सकती है ना। 1 2 3 का मतलब है एक्स वाई जेड से। ओके, सो इस तरह से आपके पास इफेक्टिव मास जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। इसके अलावा हमारे पास एक होता है, एक कोफिशिएंट भी हमारे पास होता है, एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रेशो होता है एम और एम स्टार का। ओके, सो ये रेशो क्या मिलेगा, एम, और एम स्टार का जो वैल्यू हमें मिला है, एम स्टार का फॉर्मूला हमारे पास पता था, एच क्रॉस स्क्वायर डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ के आपको क्या बताता है, एफ के की वैल्यू ये बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर किस हद तक फ्री है, कितना फ्री है। अगर आपके पास एफ के की वैल्यू मान लीजिए बहुत ही ज्यादा आती है, तो ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा आती है तो इफेक्टिव मास घटता जाएगा और ये एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का मास, और ये होता है कि जो अंदर है क्रिस्टल के। तो अगर एफ के की मान ज्यादा आता है आपके पास, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है, और एफ के का मान कम आता है तो आपके पास कम फ्री हो जाएगा। सो अगर आपके पास मान लीजिए ये वैल्यू आती है, एम स्टार की वैल्यू आती है एम से ज्यादा आती है मान लीजिए, देन तो उस कंडीशन में एफ के आपके पास क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हैवी इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। हैवी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपके पास एम स्टार जो आता है वो एम के इक्वल आता है, तो एफ के की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, तो ये कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा अगर आपके पास 1 आता है। सो इसलिए ये बताता है कि आपके पास क्रिस्टल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन कितना बंधा हुआ है या फिर कितना फ्री है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास इन 3D। अब हम थोड़ा सा देखते हैं नेचर ऑफ इफेक्टिव मास। नेचर ऑफ इफेक्टिव मास के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो वो ग्राफ के लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी। आई जस्ट होप ये बन जाए। ओके, तो सबसे पहले देखो ग्राफ बनाते हैं हम
मैंने आपसे कहा था कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी का ग्राफ होता है वो होता है E इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। लेकिन जो हमारे पास क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए जो उसका कर्व होता है वो होता तो पैराबोला है लेकिन वो बीच बीच में कट जाता है। ये मैंने आपको ब्रिलुअन जोन वाले टॉपिक में भी समझाया था और क्रोनिक पेनी मॉडल में भी समझाया था। सो अगर आप पहले फर्स्ट ब्रिलुअन जोन में, पहले ब्रिलुअन जोन जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है माइनस पाई बाई ए टू पाई बाई ए, इस बीच में एनर्जी का के साथ ग्राफ बनाए तो वो आपको मिलेगा मैं थोड़ा सा अब इसमें हमारे पास कलर चेंज करके दो लाइन और चाहिए हमें। सो वो मैं लाइन एक बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में जाएगी हमारी लाइन, और फिर से मुझे इसको लेना पड़ेगा, एक लाइन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ओके, सो आपके पास अगर कर्व हम प्लॉट करें तो वो कर्व देखो कैसा दिखेगा। अगर ई वर्सेस के का ग्राफ हम प्लॉट करें तो वो यहाँ से बिल्कुल फ्लैट होता है और फिर यहाँ से पैराबोला होता है और फिर आके वो वापस यहाँ पर फ्लैट हो जाता है। सो मुझसे पैराबोला उतना सुंदर बना नहीं है बट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कर्व आपका फ्लैट होता है। और इस तरह से आपके पास ये है, किस किस का ग्राफ है, ये ई वर्सेस के का ग्राफ है, ई वर्सेस के का। अगर मैं आपसे कहूँ डीई बाई डी के का ग्राफ बनाना है हमें, तो डीई बाई डी के का ग्राफ कैसे बनेगा? सो डीई बाई डी के का ग्राफ बनाने के लिए देखिए वो आपके पास बनेगा। अब आप देखो डीई बाई डीके का ग्राफ बेसिकली क्या है, ऊपर वाला जो ग्राफ है उसी का आपको स्लोप लेना है, उसी का स्लोप लेना है। तो ठीक है, तो आपके पास इस पॉइंट पे क्या है, ये फ्लैट है बिल्कुल। अगर फ्लैट होता है तो आप देखिए इस तरह से, सपोज वाई है और ये एक्स है, अगर लाइन कुछ इस तरह से खींची हुई होती है तो इस कर्व के लिए आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। डी वाई बाई डी स्लोप इसका जीरो है क्योंकि स्लोप के लिए तो कुछ ना कुछ एंगल बनना चाहिए, और ये तो बिल्कुल इसी के पैरेलल हो गई, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। तो इसका स्लोप यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे। तो हम जब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ किसका ले रही हूँ, मैं अभी भी बता रही हूँ, मैं डीई बाई डीके का ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ वर्सेस के। सो ये आपके पास यहाँ यहाँ और यहाँ जीरो होना चाहिए। सो ये जो ग्राफ होता है बेसिकली वो जीरो से स्टार्ट, फिर बीच में जीरो को कट करके और मैक्सिमम यहाँ पे पहुंच के जीरो, ये यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ग्राफ नेगेटिव में क्यों बना, क्योंकि आप देखिए इस पॉइंट पे स्लोप लाइन नेगेटिव आ रही है। जब ग्राफ में कोई लाइन ऐसी होती है तो हम उसका स्लोप नेगेटिव बोलते हैं, और ऐसे होती है तो हम उसका स्लोप पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ स्लोप नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए ये ग्राफ इस तरह से पॉजिटिव बनेगा, इधर नेगेटिव बनेगा। प्लस आपके पास एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इस तरह से जाके और कोई चीज इस तरह से आ रही है, तो आपके पास यहाँ से यहाँ से यहाँ से स्लोप बढ़ रहा है, फिर वापस इधर आते घटते जीरो हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू बढ़ी और फिर घटी, तो इसीलिए देखो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू बढ़ी और फिर वो घट के जीरो हो गई। सिमिलरली नेगेटिव में भी आपके पास यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, फिर घट के आपके पास जीरो हो जाएगा। तो ये डीई बाई डी के का है। अब अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं किसका, डी टू ई बाई डी के स्क्वायर का, तो ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर वर्सेस के। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले ग्राफ को समझ लीजिए, सपोज ऊपर वाला ग्राफ है वाई वर्सेस एक्स का, है ना, और वाई का आपको फिर से स्लोप लेना है, तो यानी ऊपर सबसे फर्स्ट वाले ग्राफ को भूल जाओ, इस ग्राफ का स्लोप आपको लेना है। तो स्लोप आपको ध्यान रहे, इस बार आप जीरो मत कर देना क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे फ्लैट नहीं हो रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। देखो आपके पास सपोज ये बाउंड्री है, मैंने दो कर्व बनाए, एक तो ये कर्व बाउंड्री पे आके फ्लैट हो रहा है, यानी आगे की तरफ अगर इसको बढ़ाते हो तो सीधी ऐसे लाइन बढ़ेगी, जबकि ये वाला ग्राफ कैसे आ रहा है, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाते हो तो ये डॉटेड लाइन ऐसी जाएगी। तो ये जो स्लोप आ रहा है ये जीरो नहीं है, इसका स्लोप जीरो है। तो ध्यान रहे आपके पास इस बार पॉइंट आपके पास यहाँ पर जीरो नहीं मिलेगा, यहाँ पर जीरो नहीं मिलेगा, कहाँ स्लोप जीरो आ रहा है, इस पॉइंट पर। ये देखो यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचते हो तो वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यहाँ पर भी जीरो होगी, इस जगह जीरो नहीं होगी क्योंकि इस जगह स्लोप खींचोगे तो देखो ऐसी आ रही है वो, तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ जो जीरो है आपको यहाँ पे जीरो मिलना चाहिए और यहाँ पे जीरो मिलना चाहिए। तो इसका ग्राफ आपके पास ध्यान रखना कुछ इस तरह से होता है, इसका ग्राफ आपके पास। तो ये आपके पास डी टू ई बाई डी के स्क्वायर का ग्राफ है। अब वो कैसे आया थोड़ा सा देख लो, आपके पास ये ऊपर वाला ग्राफ बना देती हूँ, ये हमारे पास ऐसे था,
है ना, इसका स्लोप लेना है। तो यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप 0, तो ये देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे तो मैक्सिमम स्लोप है आपके पास, है ना, क्योंकि अगर मैं इस बाउंड्री के बाहर बनाती हूँ, इस बाउंड्री के आगे जाती हूँ, तो ये वाला जो ग्राफ है ऐसा गुजरेगा आपके, और ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसा गुजरेगा आपके। तो इस पॉइंट पर तो आपको स्लोप मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन आपके पास हो क्या रहा है, दोनों ही कंडीशन में आप लाइन देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं तो भी वो नेगेटिव स्लोप वाली आ रही है, अगर मैं इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करूं तो भी वो नेगेटिव स्लोप आ रहा है, क्योंकि y वर्सेस x में अगर लाइन ऐसे होती है तो पॉजिटिव स्लोप आता है, ऐसे होती है नेगेटिव आता है, हमें ये वाली लाइन मिल रही है ना, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, इसलिए देखो ग्राफ नीचे जा रहा है इधर भी, और ग्राफ नीचे जा रहा है इधर भी, और हमें बाउंड्री के बाहर बनाना नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ तो देखो इधर लाइन आपके पास ऐसे जा रही है ना, सेंटर में आप टेंजेंट खींचो तो ऐसे जा रही है, और इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, इसलिए आपके पास ग्राफ ऊपर आ रहा है, ओरिजिन पे आपके पास ग्राफ यहाँ मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है इफेक्टिव मास का। तो इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं, इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं, इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा लेते हैं, इस लाइन को भी आगे बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे इफेक्टिव मास का ग्राफ देखो प्लॉट करते हैं। इफेक्टिव मास आपका होता है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन डी के स्क्वायर। सो बेसिकली जो ऊपर वाला ग्राफ है उसका उल्टा है। तो ये वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पे हो रही है, ये देखो यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो है, तो जब भी ये जीरो होगा एम स्टार क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो चलो अपन इन्फिनिटी बना देते हैं, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, लेकिन बाकी इस पूरे रीजन में यहाँ से यहाँ तक आपके पास d2e अपॉन डी के स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और जब आपके पास ये पॉजिटिव होगा तो एम स्टार की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, यानी ग्राफ कुछ ऐसा लेना है जो इन्फिनिटी से शुरू हो, फिर पॉजिटिव वैल्यू आए, फिर वापस इन्फिनिटी पे चला जाए। सो वो पॉसिबल तभी है जब आप ऐसा ले, ये इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू हुआ, ये पॉजिटिव आया, और ये वापस इन्फिनिटी पे चला गया। तो देखो इस रेंज में तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और बाकी आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी है, लेकिन इस रेंज में आपके पास d2e अपॉन डी के स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो आपको अब इन्फिनिटी तो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ग्राफ हमें नेगेटिव में लाना है, और नेगेटिव तो नीचे रह गया, क्योंकि ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे नेगेटिव है। तो इसका मतलब वापस ये इधर इन्फिनिटी से शुरू होके और यहाँ तक इसकी वैल्यू आएगी, कुछ भी फाइनाइट आ रही है, जीरो नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है आपके पास। इधर भी आपके पास इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये माइनस नेगेटिव, एक्चुअली हमें इस रेंज में नेगेटिव बनाना है, जबकि हमारा ग्राफ ऊपर पॉजिटिव बन चुका है, तो नेगेटिव में रहना चाहिए। और इस वाले पॉइंट पर कंडीशन है कि यहाँ पर इन्फिनिटी होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी का तो ऊपर बन चुका है, तो इधर नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होकर वापस फाइनाइट हो जाएगा, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होकर आपके पास फाइनाइट। तो ये आपके पास इफेक्टिव मास का ग्राफ होता है। अब ये वैल्यू आपके पास है k इक्वल टू 0 पे, और जो बाउंड्री हमने ली है वो देखो पाई बाय ए से माइनस पाई बाय ए, तो ये आपके पाई बाय ए हो गई, और ये आपकी माइनस पाई बाय ए हो गई। सो ग्राफ का अगर आप नेचर देखें तो इफेक्टिव मास को थोड़ा सा स्टडी करें तो इफेक्टिव मास आपके पास देखो k इज इक्वल टू 0 पे, तो आपके पास एम स्टार की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव। तो आपके पास माइनस पाई बाय ए से लेकर प्लस पाई बाय बी के बीच में एक पूरा बैंड होता है ना, और इस बैंड का जो निचला सिरा होता है, निचले का मतलब होता है कि k इज इक्वल टू 0 के आसपास, तो वहां पे एम स्टार की वैल्यू आपको क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। और बैंड के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहां पर आपके पास क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉन के जो इफेक्टिव मास आता है उसकी वैल्यू आपके पास कैसे आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपर लेवल्स, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उन ऊपर वाले हिस्से पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो लैटिस आयंस होते हैं, उन आयन का जो अट्रैक्शन होता है वो इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो जाता है। तो ये उसके उस कंडीशन में आपके पास एम स्टार की वैल्यू कैसे आने लगती है, नेगेटिव आने लग जाती है। ओके, और अगर मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बाकी के इक्वल टू 0 के आसपास हमें एम स्टार की वैल्यू पॉजिटिव मिली है। तो ये था हमारे पास इफेक्टिव मास का जो ग्राफ है, उस ग्राफ और उस ग्राफ का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ पर अच्छे से देखा। So thank you so much everyone.